आज के इस वीडियो में हम लोग सल्तनत काल के अंतर्गत गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग को किस वंश के बारे में पढ़ना है? गुलाम वंश के बारे में पढ़ना है, जिसको दास वंश कहा जाता है और ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश को दास वंश और ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? गुलाम वंश से हर बातें, हर जो शासक है, सब शासकों के बारे में पढ़ा जाएगा। गुलाम वंश के जो समय था वो 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक। कब से कब तक? गुलाम वंश का शासन 1206 से लेके 1290 ईस्वी। ठीक है, 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश रहा। और इस गुलाम वंश में गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले का शासक यही था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन जो ऐबक था ये कब से? 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक राजा रहा। कब से कब तक? 1206 से 1210 तक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन रहा? आराम शाह नाम है। दूसरा शासक आराम शाह बना। आराम शाह ये 1210 में ही राजा हुआ और 1210 में ही इसकी हत्या हुई। तीसरा जो शासक था इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश दूसरा शासक। चौथा शासक रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज चौथा शासक। पांचवा शासक रजिया सुल्तान शासिका थी। रजिया सुल्तान, पांचवी राजिया सुल्तान। और छठवां जो शासक था रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह था। बहराम शाह। उसके बाद सातवां अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। फिर नसीरुद्दीन महमूद। और नौवां जो शासक था, 9 नंबर का शासक था नसीरुद्दीन महमूद के बाद बलबन। कौन था? बलबन था। और बलबन के बाद जो शासक है वो एक कैकुबाद था, 10वां कैकुबाद। और 11वां शासक क्यूमर्स। अंतिम शासक और क्यूमर्स था। अब सबका समय देख लिया जाए। 1210 से ये इल्तुतमिश जो है 1210 से लेके 1236 ईस्वी तक राजा रहा। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में कुछ समय तक रहा। फिर रजिया सुल्तान 1236 से लेके 1240 तक। रजिया सुल्तान 1236 से लेके 1240 तक। फिर ये 1240 से लेके 1242 तक। ये 1242 से लेके 1246 तक। फिर 1246 से लेके 66 तक। 1246 से लेके नसीरुद्दीन महमूद 1266 तक। ठीक है। और बलबन जो है 1266 से लेके 1287 तक। बलबन का जो समय है 1266 से 87 तक। फिर 1287 से लेके 90 तक। और लास्ट शासक 1290 में ही बना और 1290 में ही हत्या हो गई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। ये जो गुलाम वंश के जो शासक है, शासकों का क्रम है। गुलाम वंश कब से कब तक? 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग समझते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड कौन कौन सी बातें आती है जो याद करने वाली चीज़ें हैं।
जो पहला जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो था किसका दास था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? मोहम्मद गौरी का दास था। ठीक है। और दूसरी बात आती है कि वह किस जनजाति का था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था अपने जो तुर्क जनजाति का था। किस जनजाति का था? तुर्क जनजाति का था। और उसे बचपन में एक निशापुर के काजी के द्वारा खरीदा गया था दास के रूप में। बचपन में कुतुबुद्दीन ऐबक को किसके द्वारा खरीदा गया था? निशापुर के एक काजी के द्वारा खरीदा गया था। ऐबक जो था एक दास वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और जो है कुतुब मीनार की नींव किसने रखवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही नींव रखवाई थी। काम कार्य कुतुब मीनार बनवाने का काम किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और इसकी जो राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ से शासन कर रहा था? लाहौर से शासन कर रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक। और अपनी कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ज़्यादा दानी प्रवृत्ति का था। और इस दानी प्रवृत्ति के कारण इसे क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। यानी लाखों का दान देने वाला ये था। लाखों का दान देने वाला की संज्ञा दी जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ऐबक ने दिल्ली में कौन सी मस्जिद? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। ये भी मस्जिद ही है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये भी मस्जिद ही है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन चीज़ों को थोड़ा देख लिया जाए। पहला, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गौरी का, मोहम्मद गौरी का दास था। गौरी का दास था। दूसरी बात कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो वह तुर्क जनजाति का था। किस जनजाति का? तुर्क जनजाति का। कुतुबुद्दीन ऐबक किस जनजाति का था? तुर्क जनजाति का। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो तीसरी बात है वह निशापुर के काजी बचपन में उसे निशापुर के काजी द्वारा खरीदा गया था। उसे निशापुर के काजी के द्वारा खरीदा गया था। उसे बचपन में निशापुर के काजी द्वारा खरीदा गया था। और उसे बहुत ज़्यादा दानी प्रवृत्ति के कारण उसे क्या कहा जाता है? बहुत ज़्यादा दानी था। और इस दानी प्रवृत्ति के कारण उसे लाख बख्श की उपाधि दिया जाता है। लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दिया जाता है, यानी लाखों का दान देने वाला। उसकी जो राजधानी थी, अपनी राजधानी वो कहाँ बनाया था? लाहौर। लाहौर से शासन कर रहा था। लाहौर अपनी राजधानी बनाया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई? लाहौर में। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक 2 मस्जिद का निर्माण करवाया। पहली जो मस्जिद थी दिल्ली में बनवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, उसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम ये दिल्ली में बनवाया गया था। एक आगरा में बनवाया गया था मस्जिद, अजमेर में। कहाँ? अजमेर में एक मस्जिद बनवाया गया था जिसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा ये कौन बनवाया था? ये भी झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। ये 2.5 दिन का झोपड़ा पहले एक विद्यालय था। पहले क्या था? विद्यालय था। और इस विद्यालय को विग्रह राज ने बनवाया था। इस विद्यालय को किसने बनवाया था? विग्रह राज किस वंश के शासक थे? विग्रह राज चौहान वंश के शासक हुआ करते थे। चौहान वंश के विग्रह राज शासक थे, वहीं इस विद्यालय को बनवाए थे। उसी विद्यालय को तोड़ के अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कौन? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो। और इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। और इसके बारे में कुतुब मीनार की नींव रखी थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और नेक्स्ट जो बात है उसकी जो मृत्यु हो गई थी, उसकी मृत्यु जो ये कुतुब मीनार की नींव रखी थी और उसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में कैसे हुआ? पोलो खेलते समय, पोलो या चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर के इसकी मृत्यु हो गई थी। चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर की मृत्यु।
घोड़ा से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। और जो कुतुब मीनार के नींव रखा गया था वो प्रसिद्ध सूफी संत थे, नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नाम था सूफी संत का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में ये बनवाया गया था। कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में ये सूफी संत थे, इन्हीं के सम्मान में ये क्या बनवाया गया था, ये कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी, कुतुब मीनार बनवाया गया था। और जब ये मरा 1210 ईस्वी में तो इसे आगरा में दफनाया गया। कहाँ पे? आगरा में दफनाया गया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड बातें हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो को मतलब अगर यहाँ से ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना सारा चीज़ महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो है आराम शाह शासक बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र होता है वो शासक बनता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह राजा बनने के बाद कुछ ही दिनों बाद उसकी इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश हत्या कर देता है और वो खुद राजा हो जाता है। तो यानी 1210 में इल्तुतमिश राजा बनता है और 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश आराम शाह 1210 में ही बनता है, 1210 में हत्या होती है और उसके बाद इल्तुतमिश राजा बनता है। इल्तुतमिश इसका आराम शाह की हत्या करके खुद राजा बनता है। और नेक्स्ट दूसरा शासक आराम शाह के बारे में कुछ खास बात नहीं है, इल्तुतमिश के बारे में जानना है। इल्तुतमिश का समय 1210 से लेके 1236 ईस्वी तक। 1210 से 12 इल्तुतमिश के बारे में क्या है? इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का दास और दामाद था। पहली बात इल्तुतमिश के बारे में, ऐबक का दास या दामाद था। अपनी राजधानी ये दिल्ली बनाया, दिल्ली से शासन कर रहा था। दिल्ली से शासन किया। राजधानी कहाँ बनाया? दिल्ली बनाया इल्तुतमिश। और ये जो था ये सुल्तान पद की उपाधि धारण किया था। सुल्तान पद की उपाधि प्राप्त किया था खलीफा से। सुल्तान पद की उपाधि प्राप्त किया था। और ये जो है एक खिलवत नाम की उपाधि भी प्राप्त की थी। कौन सी? खिलवत उपाधि। और जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का अगर वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। और गुलाम वंश का संस्थापक अगर पूछे तो संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। इसने भू राजस्व से संबंधित एक प्रथा चलाई थी। राजस्व संबंधित प्रथा, भू राजस्व प्रथा थी, उसका नाम था इकता प्रथा। इकता प्रथा किसने चलाया? इकता प्रथा किसने चलाया? ये इल्तुतमिश ने चलाया था। और एक महत्वपूर्ण संगठन तुर्कान-ए-चिहलगानी का गठन किया था। तुर्कान-ए-चिहलगानी का गठन क्यों किया गया था? इसमें क्या होता था? इसमें 40 सरदारों का दल होता था। 40 सरदारों का दल। इन लोगों का क्या काम था कि जो इल्तुतमिश के जो शत्रु होते थे उन शत्रुओं की हत्या करना इसका मुख्य उद्देश्य होता था। किसका? तुर्कान-ए-चिहलगानी का। ये जो था इल्तुतमिश शुद्ध अरबी सिक्का जारी करवाया था। और एक का नाम टांका है और दूसरे का नाम जीतल है। शुद्ध अरबी सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। टांका और जीतल, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है टांका जो है किस धातु की बनी थी? टांका जो सिक्का था किस धातु का बना था और जीतल किस धातु का बना था? ये दोनों सिक्के कौन जारी किया था? इल्तुतमिश जारी करवाया था। तो ये किस धातु का बना हुआ था? टांका और शुद्ध अरबी सिक्का। शुद्ध अरबी सिक्का कौन जारी कराया? इल्तुतमिश। एक टांका और दूसरा जीतल। टांका जो था चांदी का सिक्का था और जीतल जो था तांबा का सिक्का था। जीतल किसका था? तांबा का सिक्का था।
ये 2 सिक्के जारी किए गए। और इल्तुतमिश जो था कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया, कुतुब मीनार को बनवाया, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। ठीक है, कुतुब मीनार के निर्माण किसने पूरा करवाया? ये जो था इल्तुतमिश। मंगोल शासक चंगेज खान इसी के समय में सबसे पहली बार आक्रमण किया था। चंगेज खान का आक्रमण पहली बार इसी के समय में हुआ था। मंगोलों का आक्रमण पहली बार, ये कौन थे? मंगोलों का आक्रमण किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में सबसे पहली बार हुआ था। और इल्तुतमिश के जब मृत्यु हुई तो उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। कौन? रुकनुद्दीन फिरोज जब गद्दी पर बैठा तो उसके कुछ दरबारी थे, दरबारी उसके विरोध में षड्यंत्र किए और षड्यंत्र करके इल्तुतमिश चूँकि चाहता था कि अपनी उसकी बेटी ही राजा बने, बेटी सुल्तान बने, तो इल्तुतमिश चूँकि मर गया और सुल्तान नहीं बना पाया, इस वजह से उसके जो दरबारी थे इसके रुकनुद्दीन फिरोज को दरबार में मतलब राजा बना दिए, लेकिन उसको हटा के रजिया सुल्तान खुद राजा बनी। और इसके बाद में रजिया सुल्तान के बारे में कई सारे बातें आती है। रजिया सुल्तान जो थी 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक सुल्तान पद पे थी। इसके नाम पे आ जाता है कि प्रथम महिला और मुस्लिम शासिका थी। प्रथम मुस्लिम और महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन थी? इल्तुतमिश की लड़की थी। और जो रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान का कहा जाता है कि रजिया सुल्तान पुरुष जैसा कपड़ा पहन के और दरबार में आती थी और जो है कि हर तरीके से मतलब पुरुष जैसा व्यवहार करती थी और अपना शासन प्रशासन में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करती थी, दखलंदाजी अच्छा नहीं मानती थी। और रजिया सुल्तान का एक व्यक्ति याकूत था, याकूत से प्रेम संबंध था और उस याकूत को इसने क्या किया? रजिया सुल्तान ने अश्वशाला का प्रधान बना दिया। और इस बात से दुखी होकर जो उस दरबार के जो दरबारी थे, उस दरबार से दुखी होकर इसको क्या किए? सोचे कि रजिया सुल्तान को पद से हटा दिया जाए। तो पद से हटाने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। भटिंडा के एक शासक थे अल्तुनिया के यहाँ मतलब निमंत्रण भेजा गया कि आप इसको ले जाइए और इसको मार दीजिए, अब मार के अपने राजा खुद बन जाइए। लेकिन आके कैद तो कर लिया रजिया सुल्तान को अल्तुनिया ने, लेकिन अपने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए रजिया सुल्तान ने उससे शादी कर लिया और शादी करके फिर से आक्रमण करने वाले थे कि जो रजिया सुल्तान का जो भाई था बहराम शाह ने 1240 ईस्वी में उसकी हत्या करवा दी। किसकी? रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों की हत्या हो गई 1240 ईस्वी में। उसके बाद जो होता है उसके बाद बहराम शाह राजा बनता है, 1240 से 42 तक राजा रहता है। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है 42 से 46 तक और फिर नसीरुद्दीन महमूद होता है। नसीरुद्दीन 46 से 66 तक राजा होता है। नसीरुद्दीन महमूद के बारे में कहा जाता है कि ये इतना ज़्यादा इसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी कि अपना टोपी सीकर ये अपना जीवन व्यतीत करने लगा था। और बीच में समय आता है नसीरुद्दीन महमूद 1249 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की शादी जो है बलबन अपनी लड़की से करा देता है 1249 में। और बलबन जो कौन होता है? बलबन तुर्कान चिहलगानी का जो सदस्य होता है, तुर्कान चिहलगानी वही जिसकी गठन इल्तुतमिश ने कराया था, तो उसी का एक सदस्य होता है, उसी का सरदार होता है। और उसमें बलबन अपनी लड़की का शादी करा देता है किसके साथ? अपनी लड़की का शादी कराता है नसीरुद्दीन महमूद के साथ। और नसीरुद्दीन महमूद के साथ जब शादी हो जाता है तो वो जो राज दरबार होता है, राज दरबार के समीप आ जाता है, यानी राजा के जो मुख्य मंत्रीगण होते हैं उस मुख्य मंत्रीगण में भी ये भी शामिल हो जाता है नसीरुद्दीन महमूद। और नसीरुद्दीन महमूद को बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद को नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुंग खान की उपाधि दिया था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी लड़की का शादी
कराया था इसी के साथ 1249 ईस्वी में। फिर जो है बलबन क्या करता है, राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दे देते हुए अपने खुद राजा बनता है, उसको अपदस्थ करके नसीरुद्दीन महमूद को, और 1266 से लेके और 1287 तक, नसीरुद्दीन महमूद का समय है 1246 से 66, और 1266 से लेके 1287 तक बलबन शासक बनता है। बलबन जो महत्वपूर्ण शासक है गुलाम वंश का, और बलबन के बारे में कई सारी बातें जाननी है। बलबन ने अच्छे तरीके से शासन किया था, कई सारे नियम बनाए थे, कई सारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ से पूछे जाते हैं बलबन से रिलेटेड। तो इसके हम लोग क्या पढ़ें कि रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा गया कि रजिया सुल्तान का जो संबंध याकूत से था। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, 1236 से 40 तक शासन किया। उसकी हत्या 1240 में बहराम शाह ने करवाया। फिर बहराम शाह 1242 से 40 तक, 1240 से 42 तक, फिर 1242 से 46 तक ये अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक। 1249 ईस्वी में शादी कराता है बलबन नसीरुद्दीन महमूद से अपनी लड़की का, और फिर उसको उपाधि नसीरुद्दीन महमूद उलुंग खान की देता है। फिर बलबन के बारे में जानते हैं। 1266 से लेके 1287 ईस्वी तक शासन करता है कौन? बलबन। बलबन अपनी लड़की की शादी कब कराता है? लड़की की शादी 1249 में, 1249 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद से करा देता है। नसीरुद्दीन महमूद से शादी कराता है, और जो नसीरुद्दीन महमूद है उसे उलुंग खान की उपाधि देता है। उलुंग खां की उपाधि देता है, और अब ये राजा हो जाता है 1266 में। बलबन इसने रक्त एवं लौह की नीति को चलाया। रक्त एवं लौह की नीति का पालन किया। किसने नीति चलाया? बलबन ने। इसने देवत्व के सिद्धांत को अपनाया। देवत्व के सिद्धांत का मतलब कि अपने को इसने जिले इलाहा कहा, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहा, और ईश्वर के प्रतिनिधि बनके ये शासन कर रहा था। खुद कौन? बलबन। इसने और क्या किया? इसने जो तुर्कान चिहलगानी जो संस्था बनी थी इल्तुतमिश के द्वारा, उसको समाप्त किया, उसको नष्ट किया। तुर्कान चिहलगानी की समाप्ति किसके द्वारा हुई थी? समाप्ति हुई थी बलबन के द्वारा। फिर बलबन सिजदा और पाबोस प्रथा चलाया था। सिजदा और पाबोस प्रथा चलाई गई थी किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। सिजदा क्या होता था? जैसे साष्टांग दंडवत होता है उस तरीके से दरबार में अगर कोई आता था तो उसको दंडवत करना पड़ता था। और पाबोस एक प्रथा थी जिसके माध्यम से जो सुल्तान के पास जो भी आता था वो सुल्तान का पैर चूमता था। पैर चूमने की एक प्रथा होती थी। तो सिजदा और पाबोस प्रथा चलाया था बलबन। और उस जो है एक प्रसिद्ध त्यौहार नौरोज, फारसी त्यौहार नौरोज स्टार्ट किया। फारसी त्यौहार नौरोज मनाना स्टार्ट किया। किसने? नौरोज मनाना स्टार्ट किया बलबन ने। ठीक है। और बलबन ने मंगोलों का जो आक्रमण हो रहा था उससे दिल्ली को बचाया। और उसके बाद जो ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, बलबन से रिलेटेड, गुलाम वंश से रिलेटेड। और फिर इसके बाद बलबन के बाद जो बलबन में एक और बातें हैं, अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो और अमीर हसन दो व्यक्ति हैं। अमीर हसन ये दो व्यक्ति हैं जो बलबन के दरबारी थे। ये क्या थे? दरबारी थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन। फिर इसके बाद 1287 से 1290 ईस्वी तक कैकोबाद शासक होता है। और उसके बाद 1290 ईस्वी में क्यूमर्स शासक होता है। क्यूमर्स की हत्या उसके जो मंत्री होते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वो कर देते हैं और खिलजी वंश की स्थापना होती है। तो नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।